औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उमर फलाही साहब और कुवैत हल्के के अहबाब और ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आप सबको रमज़ान के इस आखिरी अशरे में पहुँच कर अपने दीन और अपने दुनिया, इन दोनों के लिए आप लोग फ़िक्रमंद हैं, आप लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस पर मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला ने इस बार हमें एक नए सिचुएशन से इंटरेक्ट कराया है। और पिछले कुछ दिनों में मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स आपके पास भी हो रहे हैं, हमारे पास भी हो रहे हैं, और इस पूरे ख़ित्ते में, इस पूरे इलाक़े में हम मुख्तलिफ सिचुएशंस से रूबरू हो रहे हैं। अ, अभी मोहतरम उमर फलाही साहब ने जो गुफ्तगू की है, माशाल्लाह, वो हमारे ईमान का, हमारे फंडामेंटल्स का एक बुनियादी एक हिस्सा है, जो ईमान के साथ, शूर ईमान के साथ हमारे अंदर वो चीज़ शामिल हो जाती है। वो पार्ट, वो हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। हमारी सोच में, हमारी गुफ्तगू में ईमान के वो एस्पेक्ट्स यानी इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। तो मोहतरम उमर फलाही साहब की उस गुफ्तगू को जहन में रखते हुए हम कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकल और हालात से जो डेवलपमेंट्स होते हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है, उस पर कुछ बातें इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले तो हम इस आयत को अपने जहन में बहुत क्लियर रखें, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। यानी अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी हैं, और वो बेहतरीन कारसाज है। यानी मामलात और हालात को ऑर्गेनाइज करना, उस वो उसका ही इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजर। तो इस फिक्रे के साथ, इस सोच के साथ और इस प्रिपरेशन के साथ हम आगे बढ़ें। एक चीज़ जो उमर फलाही साहब ने भी अपने गुफ्तगू में की है, मैं भी उसको दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगा, वो ये कि खौफ, ये एक नेचुरल इमोशन है। एंजाइटी उसका एक एप्लीकेशन है, एक इम्प्लीकेशन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह मारिज में और बहुत सारे जगहों पर इसका जिक्र करते हैं कि इंसान जब डिस्ट्रेस्ड होता है, यानी परेशान होता है, और इंसान जो है खुश और अच्छे मिजाज में भी रहता है। सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हें खौफ से, तुम्हें भूख से, लॉस ऑफ वेल्थ एंड लाइफ से और हालात से जो है आजमाएंगे। इसको यानी खौफ को एक आजमाइश के तौर पर भी कुरान मजीद ने डिपिक्ट किया है। मैं गुफ्तगू को बहुत लिमिटेड रखते हुए इसके बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में नहीं जाना चाह रहा हूँ। जस्ट कुछ फिजिकल, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। उमर साहब की बातों में ये बात भी आई कि यानी कुरान में जो है हम मुख्तलिफ अम्बिया की ज़िंदगी में और खौफ के डिफरेंट इवेंट्स और वाक़यात को हम देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया आपने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जब जब उनके पास फरिश्ते आते हैं तो उस वक्त वो खौफ का जिक्र आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा में पहली मर्तबा रहते हैं, और पहली मर्तबा जब वही का सिलसिला शुरू होता है, तो उस वक्त खौफ का जिक्र आता है। याकूब अलैहिस्सलाम जब उनके बच्चे, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाते हैं, वहाँ जिक्र आता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब टेम्पटेशन और जब टेम्पटेशन से फेस करते हैं मलिका मिस्र के साथ, तो उस वक्त वो खौफ का जिक्र करते हैं। और बहुत सारे जगहों पर कुरान मजीद में इसको एक नेचुरल इमोशन कहा है। यानी ये हर फर्द, चाहे वो अंबिया हो, आम आदमी हो, इन सब के अंदर जो है कहीं ना कहीं, किसी न किसी एस्पेक्ट से खौफ एक्सपेक्टेड है। तो इसको थोड़ा हम आज के साइंटिफिक और न्यूरो साइंस के एस्पेक्ट से अगर समझने की कोशिश करें इस नेचुरल बिहेवियर को, तो ये जो ग्राफ आपके सामने मैंने रखा है,
ये देखिए, आपकी रियलिटी, ये जो ऊपर का दो दो हिस्सा है, लेट मी जस्ट पुट इट इन दिस वे। ये दो जो हिस्से हैं, ये आपकी हकीकत है, आप हम सब की रियलिटी है। ओके, दिस इज आवर रियलिटी। और ये वो रियलिटी है जिसमें एक एरिया, जो बड़ा एरिया आप देख रहे हैं, वो एरिया है जिसमें आप जानते हैं एवरीथिंग, यू नो इट, और ये आपका कंफर्ट जोन है। जैसे आपका घर का एनवायरनमेंट, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट, आपका रोजमर्रा की जिंदगी, सुबह क्या होता है, शाम क्या होता है, यानी जो कंटि रोजमर्रा की जिंदगी को आप जो जीते हैं, वो आपका एरिया है, जिसे आप कहते हैं कि आई नो व्हाट आई नो हियर, ये मुझे पता है इस एरिया में क्या होता है, और ये आपका कंफर्ट जोन होता है। दूसरा एरिया ये होता है जहां पर आप जानते हैं कि उसके बारे में आपको इल्म नहीं है। एंड पीपल यूजुअली ट्राई टू अवॉइड दोस एरियाज, पीपल यूजुअली ट्राई टू गेट रिड, आई मीन नॉट टू गेट एंगेज इन टू दिस एरियाज, इस एरियाज में जाना पसंद नहीं करते हैं। और तीसरा जो एरिया है, जो सबसे बड़ा एरिया है, वो एरिया है जो इनफैक्ट आपको नहीं पता है कि वॉट यू डोंट नो, यानी वो एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में आपको भी पता नहीं है कि आपको क्या नहीं पता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट एरिया। तो इसीलिए खौफ, वो एरियाज में जिसके बारे में आप नहीं जानते, खौफ पैदा होता है। यानी आपके कंफर्ट जोन के बाहर का पूरा एरिया, जो आपकी जिंदगी का मेजॉरिटी ऑफ द एरिया है, वो ऐसा एरिया है जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो इस हकीकत को हम समझ लें कि वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी नो वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा हिस्सा हमारे इन्हें अंडरस्टैंडिंग में, अपने कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग में, अपने एक्सपेक्टेशन के अंदर रहता है। उससे बहुत बड़ा एरिया अनएक्सपेक्टेड होता है, बहुत बड़ा एरिया हमारे नोन रियलिटी से बाहर रहता है। और इसीलिए लोग इन चीज़ों को, इन एरियाज में जाने में, एरिया से मतलब यानी ओवरऑल लाइफ के उन एरियाज में जाने में डरते हैं, खौफ रखते हैं। लेकिन इस बात की हकीकत, इस हकीकत को भी आप जान लीजिए कि एक मर्तबा अगर आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, दाखिल होते हैं, तो वो इट इज़ नो लॉन्गर एन अननोन एरिया, यू नो समथिंग अबाउट इट। जितना आप उसको एक्सपोजर होगा, उतना आपको जो है उसके बारे में मालूमात बढ़ते जाएंगे, तो फियर का जो एलिमेंट है वो कम होता जाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट में आपने कुछ एजम्पशंस क्रिएट कर लिया अपने लिए, आपने कुछ एक्सपोजर्स ऐसे आपके हुए जो आपके अंदर एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, एक नेगेटिव इमेज को क्रिएट किया है, देन दैट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। जितना एक्सपोजर होगा उतना वो बढ़ते जाएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हमारा ह्यूमन माइंड, दिस डज नॉट, ये लैंग्वेज, ये अल्फ़ाबेट्स और इन चीज़ों से ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है। इट ऑर्गेनाइजेस बाय पैटर्न्स। जिस तरह का पैटर्न्स हम वाकिफ होते हैं, वही पैटर्न्स हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। मिसाल के तौर पर देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, माँ उसे दूध पिलाती है, तो वहां पर एक पैटर्न क्रिएट होता है। उसके बाद में आप बच्चे के मुंह में अपनी उंगली को डाल दीजिए, तो वो चूसना शुरू कर देगा। आप उसके मुंह में कुछ और डाल दीजिए तो सेम पैटर्न रहेगा। तो वो पैटर्न रिपीट होता है। इसी तरह अगर किसी वजह से आपने एक डर का पैटर्न क्रिएट कर लिया अपने लिए, तो इट विल कंटिन्यू। And believe me, in spite of your religious connections, in spite of your uh, uh, belief systems, if you have created an incorrect pattern, जिसे हम यूजुअली अपने एनएलपी में कहते हैं स्लोपी पैटर्न, अगर किसी भी वजह से एक स्लोपी पैटर्न क्रिएट हुआ, तो इट विल कंटिन्यू। राइट? तो ये चीज़ हम अपने जहन में रखें, बिकॉज इन पैटर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं। इन पैटर्न्स को के सामने नए पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम क्लियर रहें कि अगर कोई नेगेटिव पैटर्न, कोई डर का पैटर्न, कोई ऐसा पैटर्न जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है, क्रिएट हो चुका है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर
बाज वक्त लोग एडिक्शंस में चले जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ए पैटर्न। किसी वजह से एडिक्शंस में चले जाते हैं, तो उस एडिक्शन के पैटर्न को भी चेंज किया जा सकता है। जितना सीवियर रहेगा उतना उसमें काम करने की जरूरत है। बास पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो हम खुद ही एड्रेस कर लेते हैं, यानी वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। हमारा सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि उस तरह के यानी छोटे माइल्ड पैटर्न्स को हम खुद ही जो है एड्रेस करते हैं। इसको हम कूपिंग मैकेनिज्म्स कहते हैं। तो हर इंसान के पास, हर शख्स के पास कुछ ना कुछ कोपिंग पैटर्न रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, क्योंकि आज का हमारा डिस्कशन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है और स्पेसिफिक इमोशन से रिलेटेड है, तो मैंने उसको लिमिट किया है खौफ और एंजाइटी। कुरान मजीद में देखिए अल्लाह ताला सूरह बकरा में और भी सूरतों में इसका जिक्र करते हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दो टर्म्स को यूज किया गया है, एक तो खौफ है, एक है एंजाइटी या तहज़न। What is the difference? Difference between anxiety and खौफ is, खौफ बेसिकली पास्ट के एक्सपीरियंस से आप उसको आगे लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर लेट्स से फोबियास, राइट, फोबियास, किसी को सांप का डर है, बिल्ली का डर है, स्पाइडर का डर है। ये किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है आपके माइंड में एक पैटर्न क्रिएट हुआ है एंड दैट्स कंटिन्यूइंग। तो चुनाचे आपके नज़र में अगर रस्सी जैसा कुछ नज़र भी आए तो आपको वही फियर हो सकता है, सांप को देखने से जो फियर होगा हो सकता है। सो दिस इज फियर बेस्ड ऑन पास्ट। एंजाइटी अलबत्ता इट इज़ अबाउट फ्यूचर, समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर। इसलिए एग्जाम के वक्त एंजाइटी होता है, बिकॉज समथिंग माइट हैपन इन द फ्यूचर, जिसके बारे में अनसर्टनिटी है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, जिसके बारे में हमारे पास विजिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ एनजाइटी क्रिएट होता है। इसी तरह बाज मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मदर्स, जो अब ख़ास तौर पे इंडिया वगैरह के सिनेरियो में माँ मदर्स जो अपने बच्चों के बारे में अभी तक, अरे सन वो सपोज टू कम टू होम बाय 6 PM, लेकिन 7 हो गए अभी तक बच्चा घर पे नहीं आया, तो मदर के अंदर एक किस्म का एनजाइटी स्टार्ट होता है। इसी तरह ऑफिस में जब कलीग्स जब बॉस के सामने जाते हैं तो अनएक्सपेक्टेड कि क्या होने वाला है, एनजाइटी क्रिएट होता है। इंटरव्यूज फेस करते हैं तो एनजाइटी होता है। और आजकल का जो ये जो एनवायरनमेंट चल रहा है मिडल ईस्ट में, उसमें भी बहुत सारा अनसर्टनिटी को हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और फ्यूचर में यानी आगे क्या होगा इस क्लैरिटी नहीं रहता है। तो पॉसिबिलिटी है कि एनजाइटी और इस तरह की चीज़ें डेवलप हो, राइट। तो इसके कुछ स्टेजेस भी हैं। पहला स्टेज अनअवेयर, यानी बंदा इंसान जो है ही इज़ नॉट अवेयर कि उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें है। कॉन्शियसली वो उन फीलिंग्स, वो फीलिंग्स को तो फील कर रहा है, लेकिन उस वो क्या है, क्यों है, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट। मैं कुछ एग्जाम सिम्टम्स भी बताऊंगा बाद में। इसी के साथ एक दूसरा स्टेज है कि अवेयरनेस तो है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन डिनाइल के स्टेज में है कि नहीं भाई, दिस इज आई एम ऑल ओके, आई एम ठीक है, मुझे ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, हैंडल कर लेंगे। तो ये एक दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज है कि अवेयर भी है और उस पर काम करना भी चाह रहे हैं, और माइंड लेवल पर है तो खुद ही उस पर जो है कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। और चौथा स्टेज क्रॉनिक है, तो यू नीड टू सीक सम प्रोफेशनल सपोर्ट। ये चारों स्टेजेस में जो है हम लोग रह सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, देखिए माइल्ड स्टेज का, जिसका जिसको हम यानी बाज़ वक्त मेरे पास जो केसेस आते हैं उसके बेसिस पर मैं ये रख रहा हूँ आपके सामने कि बाज़ वक्त जो सिंपल बहुत ही माइल्ड होते हैं और लेकिन है, और इसको अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि और इट माइट एग्रीवेट इट। इट्स लाइक, देखिए इसको समझने के लिए आप एक ग्लास में आधा ग्लास पानी जो है उसको उठाने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है ना। इट इज़ नॉट हैवी, इट इज़ नॉट बहुत आपको बोझ नहीं होता है, आप उठाकर उसको पकड़ के खड़े हो सकते हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद में आप अपने हाथों में पेन फील करेंगे उस, यानी हालांकि वो ग्लास का आधा ग्लास है, इट इज़ नॉट हैवी,
लेकिन जितना टाइम आप उसको होल्ड करके रखेंगे उतना टाइम के बाद में उसका जो है उसकी वो उसका हैवीनेस आपको फील होना शुरू हो जाएगा। 10-15 मिनट के बाद में आपके आर्म्स पेन होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह एंजाइटी और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है, हो सकता है कि बहुत माइनर हो, बहुत माइन्यूट हो, अगर उसको एड्रेस नहीं किया जाए या आपका सिस्टम उसके लिए एक सही कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं करता। देखिए हर हाल में सिस्टम कुछ ना कुछ कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करता है, बिकॉज सिस्टम इज मेड लाइक दैट। अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ एब्रेशन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो सिस्टम इमीडिएटली जो उसको समझ में आता है उसके मुताबिक वो एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लेगा। मिसाल के तौर पर देखिए, डिप्रेशन आपके इस सब्जेक्ट में लिखा हुआ था, डिप्रेशन भी, डिप्रेशन भी इट इज अ कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ द इंडिविजुअल। when they are not trained, when they are not guided, जब उनको सही डायरेक्शन नहीं दिया जाता है, तो सिस्टम ने जो समझा कि उनके लिए बेस्ट है उस रास्ते को पकड़ लेते हैं। और डिप्रेशन में क्या होता है, कट ऑफ फ्रॉम पीपल, लोगों से कट ऑफ होना, लोगों एंगेजमेंट मिनिमाइज करना, और हर इसमें फियर को एक्सपेक्ट करना, हर यानी शक, हर फर्द के बारे में, यानी अपने क्लोज रिलेटिव्स के बारे में भी शक के पर्सपेक्टिव से देखना कि वो कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कूपिंग मैकेनिज्म है। जब अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं दिया गया तो वो इस तरह के सेल्फ मैकेनिज्म्स को डेवलप कर लेता है। तो कूपिंग मैकेनिज्म तो सिस्टम डेफिनेटली क्रिएट कर लेता है। पैनिक अटैक्स इज ऑल्सो इट्स अ कूपिंग मैकेनिज्म। जब सिस्टम को सही क्या करना चाहिए ट्रेन नहीं किया गया तो वो कूपिंग मैकेनिज्म पैनिक अटैक्स के तौर पर टेकअप कर लेता है। तो इस तरह कोपिंग मैकेनिज्म तो होंगे, डेफिनेटली होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या हम उसको गाइड कर सकते हैं, क्या उसको हम एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। दिस इज व्हाट आई विल conclude my talk in another 5 minutes, and then we can have some question answer sessions. तो माइल इसमें देखिए, एक चीज़ जो अभी बाज लोगों जिनके साथ मेरे सेशंस हुए हैं उनसे इंटरेक्शन के बाद मालूम हुआ कि वो यानी सोने का जो टाइम है उनका, जो बेड पर जाना और नींद आना, इसके बीच में जो टाइम है इसको लेटेंसी पीरियड कहते हैं। यानी बेड पर जाना और नींद आना, ये पीरियड, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, जब एंजाइटी बढ़ जाते हैं, तो ये पीरियड भी बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी पहले अगर आप सोते ही बेड पे चढ़ते ही नींद आ जाती है, लेकिन अब हो सकता है कि वो थोड़ा आप स्ट्रगल करें, लोटना पोटना शुरू करें, थोड़ा डिस्टर्ब रहें, उसके बाद में नींद आ जाता है। तो ये जो लेटेंसी पीरियड है, ये अगर इंक्रीज होता है तो इंडिकेशन है कि देर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस डेवलपिंग इन द बॉडी। स्ट्रेस का देखिए सबसे पहला अटैक होता है आपके सेंट्रल सिस्टम पे, यानी आपकी ब्रीथिंग पे हो सकता है, आपके डाइजेशंस पे हो सकता है, आपके इमोशंस के ऊपर हो सकता है। तो जो सेंट्रल सिस्टम है, खाने पीने से लेकर पेट और एक्सक्रीशन, ये सिस्टम सबसे पहले अफेक्ट होता है। तो अगर आपको इन दिनों में अगर बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन वगैरह, तो हो सकता है कि बिल्टअप ऑफ स्ट्रेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेस देखिए, उस एक कोपिंग मैकेनिज्म जो खुद से डेवलप करता है कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। हर चीज़ में यानी कुछ भी आवाज़ आया, कुछ भी जो है साउंड्स हो, या कुछ न्यूज़ आए, या कोई चीखे चिल्लाए, तो सडन जो है इट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, एंड इंसान का माइंड जो है सोचना शुरू कर देता है। हज़ार चीज़ें, यानी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कई सौ चीज़ें जो है आपके माइंड से जो है इसकी मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एंड इट्स अ वे ऑफ कूपिंग स्ट्रेस। एक और चीज ये भी हो सकता है कि आप सो रहे हैं, सो कर सुबह जब उठते हैं तो यू स्टिल फील लॉट ऑफ टायर्डनेस। ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपने मैंने सोया ही नहीं है, या आपने 8 घंटे सोकर वक्त निकाला है, लेकिन जब आप उठते हैं आपकी जो फ्रेशनेस है वो बहुत डिस्टर्ब रहता है, बिकॉज योर माइंड इज वर्किंग, योर माइंड इज वेंटिंग देयर, योर माइंड इज, हो सकता है अगर डीप स्लीप ना हो तो हो सकता है कि बहुत सारे ड्रीम्स और ख्वाबों का जो है साइकिल्स आपके अंदर चलता रहा। ये सब चीज़ें जो है माइल्ड एंजाइटी की चीज़ें हैं, हो सकते हैं, और इनको बहुत आसानी से एड्रेस भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वी हैव अ विल टू एड्रेस।
राइट। तो इसी तरह मॉडरेट चीज़ें भी हो सकते हैं जो फिजिकली इन्हें आप महसूस कर सकते हैं, पसीना आना बार बार, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना। आप इन्हें देखिए, एक तो वो है जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि अवॉइड करें क्राउडेड प्लेसेस पे। एक तो वो है, दूसरा ये कि जैसे आप क्राउड के करीब जाते हैं तो आपके हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और आपके हार्ट रेट वगैरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यू स्टार्ट पैनिक, ब्रीथिंग आपका फास्ट हो जाता है। ये एक सिम्टम है, राइट। तो इसी तरह क्रॉनिक एंजाइटी में पैनिक अटैक्स, सर चक्कर आ जाना, इन्हें ब्रेथलेसनेस फील करना, छाती में जो है पेन महसूस करना, खास तौर पे सेंटर ऑफ योर चेस्ट पेन महसूस करना, नाइटमेयर्स, ख्वाबों में। मुझे मेरे एक क्लाइंट रिसेंटली जिनके साथ मेरे सेशन हुए हैं, उनका ही हैड अ वेरी टेरिबल स्लीप, यानी जब भी वो सोते हैं उन्हें डेड बॉडीज नजर आते हैं। नेक्रोफोबिया जिसे कहते हैं, यानी हर जगह उनको डेड बॉडीज नजर आते हैं। तो ऐसे यानी दीज आर ऑल सिवियर केसेस ऑफ पीटीएसडीज। तो इसको हमें प्रोफेशनली एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, और इसको एड्रेस करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके सामने बहुत तेज़ी से रखकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। एक तो ये है, देखिए, सेफ्टी नेट कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे कहीं ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे जो नेट होता है, वो अगर नेट होगा तो वो सेफ फील करते हैं, क्योंकि अगर गिरेंगे तो उस नेट के ऊपर गिरेंगे तो दे आर सेफ। तो इसी तरह का एक सेफ्टी नेट कॉन्सेप्ट जो है हमें डेवलप करना है। सूरह तौहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उमर फलाही साहब ने भी इसका जिक्र किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने देखा कि वो एक ऐसे सिचुएशन में है कि यानी वो कहते हैं कि हम तो तबाह हो गए, हम तो खत्म हो गए, और हम पर जो है यानी जुल्म होगा। तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, हैव नो फियर, आई एम विद यू, हियरिंग एंड सीइंग यू। है, तो ये सूरह ताहा में इसका जिक्र है। इसके बाद में देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम का जो जो मेंटल स्टेटस था, जब नील के सामने खड़े हुए थे और पीछे फिरौन की आर्मी आ रही थी, लोगों ने कहा कि हम तो अब खत्म हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। तो ये जो सेफ्टी नेट, यानी हम एक ऐसे हस्ती के हिफ्ज में है, हिफाजत में है, जो इस पूरे कायनात को चलाता है, इस पूरे दुनिया को ऑर्गेनाइज करता है, पूरे दुनिया के फैसले उसके हुक्म से बनते हैं, वो हमारे साथ है। और जो भी होगा वो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारे साथ है। तो ये जो सेफ्टी नेट हमारे पर्सपेक्टिव में होगा ईमान के बेसिस पर, ये सबसे पहला जो है स्टेप है इन इस तरह के एंजाइटी और फियर्स को एड्रेस करने के लिए। वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ। जितना ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ये बिलीफ मजबूत होगा, इन्हें यकीन, यकीन का लेवल कन्विक्शन तक पहुंच जाएगा, तो उतना ही जो है हमारे पास इन फियर और एंजाइटी को एड्रेस करने के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार रहेगा, राइट। तो इसीलिए अभी मैं उमर फलाही साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, बल्कि फैक्ट आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स में बताते चलूं कि हर जगह, यानी पिछले 20-25 दिनों में जो केसेस मेरे पास आते हैं, बिलीव में ये सब के सारे केसेस इसी तरह के एनजाइटी और फियर से, और बेकरारी, इरिटेबिलिटी, और अचानक जो है हर चीज़ से गुस्सा, इस तरह के तो ये इतना राइज पर है। और ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हम ये देखते हैं, मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस है, कम है। तो ये पहला टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कि हम अपने बेस को मजबूत करें कि हम कौन है, हमारा इस दुनिया से क्या रिश्ता है, हमारे इस कायनात से क्या रिश्ता है, हमारा इस कायनात के पैदा करने वाले से क्या रिश्ता है, और उसका क्या कंट्रोल है। तो ये फाउंडेशन क्रिएट करेगा। दूसरा जो स्टेप है, जो मैं यूजुअली अपने क्लाइंट्स को यानी दुआ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, हाउ डू आई से इट, इसको अगर मैं इस तरह रखूं कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसका असर हमारे
दिल पर, दिमाग पर, सोच पर, गुफ्तगू पर, लैंग्वेज पर, यानी ये बहुत इम्पैक्ट करता है। और ख़ास तौर पे आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पर हम इन्हें वी आर सो मच इनटू न्यूज़, और वो न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे आता है इस पर हम इतना ज़्यादा इन्हें वी स्पेंड आवर टाइम उस पर, उसको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और ये भी अपने जहन में रखें कि ये algorithms पर बेस्ड हैं। यानी आपने किसी चीज़ को प्रेफर किया, वहाँ पर 2 मिनट इन्हें कुछ टाइम आपने स्पेंड किया, तो algorithms उसको कैलकुलेट करता है। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब जाएंगे तो उसी तरह के पोस्ट आपको दिखेंगे, उसी तरह के न्यूज़ आपको दिखेंगे, उसी तरह के फ्लैशेस और इमेजेस आपको दिखाई देंगे। तो ये होता क्या है कि आप बार 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 रिपीटेडली बम्बार्ड किया जाता है, सेम इमेजेस, सेम स्टोरीज, सेम इम्पैक्ट। तो उससे आपके जहन में वो एक रियलिटी बन जाता है, और उस रियलिटी को आप यानी उस रियलिटी, वो रियलिटी जो है हालांकि वो एक न्यूज़ है, एक इम्प्रेशन है, एक प्रेजेंटेशन है, लेकिन क्योंकि आप उसको इतनी मर्तबा सुनते रहते हैं, इट स्टार्ट्स बिकमिंग योर रियलिटी। इसका देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ ताकि आपको एक इससे कनेक्शन डेवलप हो। कि बाज़ वक्त हम सोते हैं, नींद में, ख्वाब में हम देखते हैं कि हम किसी पहाड़ यानी कहीं से गिर रहे हैं या भाग रहे हैं तो स्लिप हो जा रहे हैं। तो वो ख्वाब में जो हम देखते हैं, फिजिकली भी वी फील दैट जर्क, फिजिकली भी हम उस उस एस्पेक्ट को हम अपने फिजिकल बॉडी में फील करते हैं। बाज़ वक्त पसीना आना शुरू हो जाता है, जबकि वो एक इमेजिनरी इवेंट इन योर ड्रीम है, दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर माइंड। लेकिन बॉडी टेक्स इट, बिकॉज आपका बॉडी और आपका ब्रेन, आपका माइंड जो है, इसमें फ़र्क नहीं कर पाता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। आपने किसी चीज़ को बार 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 आपके माइंड में लेकर आए, तो योर बॉडी स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग इट। चाहे वो एक इमेजिनेशन हो, चाहे वो एक अनरियलिस्टिक थॉट हो, लेकिन अगर बार 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 आप उस पर सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करना शुरू करती है। एंड देन यू विल हैव द सेम इम्पैक्ट जैसे कि वो एक्चुअली हो रहा है। राइट? तो दुआओं में, दुआओं का ये तो नॉट इन दिस, ओनली इन दिस सिनेरियो, नॉट ओनली इन प्रेजेंट सिनेरियो, हर हर वक्त इन्हें कहा गया है, हर हर इवेंट के लिए, हर एस्पेक्ट के लिए, हर अमल के लिए, हर एक्शन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई है। तो इसका जो न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये है कि हम बार बार जब इन चीज़ को पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो हमारे वहन में, दिमाग में इस चीज़ को बार बार बम्बार्ड होता रहेगा, बार बार वो रिपीटेडली इसको जो है कनेक्ट होते रहेंगे, तो दैट बिकम्स आवर रियलिटी। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ ऐसी दुआएं भी हैं जो ख़ास तौर पे स्ट्रेस के मौके पर, परेशानी के मौके पर उसको आप पढ़ें, याद करें, पढ़ें, बाय हार्ट करें, और उसको उसके मीनिंग के साथ उसको समझ, बिकॉज योर माइंड नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसको समझ के जब आप उन दुआओं को पढ़ेंगे, एंड बार बार कसरत से पढ़ेंगे, हर बार उसको यानी मुख्तलिफ मौक़ों पर पढ़ेंगे, तो दैट बिकम्स योर रियलिटी। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह को एड्रेस करने के लिए। राइट? तो इन चीज़ों को मैंने, हाँ, रिपीटेशन ऑल्सो फॉर्म्स हैबिट। हैबिट फॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल एस्पेक्ट ये है कि रिपीट करते रहें। तो जितना रिपीटेशंस होगा उतना वो आपके हैबिट में, आपके पर्सनालिटी में जो है शामिल होगा। इसी से रिलेटेड इस वक्त अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप, तो इट इज़ बेटर टू रीड स्टोरीज ऑफ यानी अपने सहाबा के और कायदीन के, और ऐसे किस्से कहानियों के जहाँ पर आपको इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। इस तरह की स्टोरीज को पढ़ें, पढ़ाएं, और डिस्कस में करें। ख़ास तौर पे इसको मैंने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि बड़ों के अंदर, क्योंकि एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें उनका कोपिंग मैकेनिज्म उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर लेता है, सीख लेता है, और दे आर इन अ मच बेटर पोजीशन। लेकिन जो बच्चे होते हैं, वन ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन इज ऑन चिल्ड्रन। एंड ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अपनी दुनिया को अब बना रहे हैं, ख़ास तौर पे 7 साल से लेकर 14 साल के बच्चे जो है, दे आर ऑन द हाई स्ट्रेस ब्रैकेट। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस एज ग्रुप के बच्चों पे होता है, 7 to 14, बिकॉज दिस इज़ द
एज वेयर दे आर बिल्डिंग देयर वर्ल्ड। वो अपने आइडेंटिटी को बना रहे हैं, वो अपने वर्ल्ड को बना रहे हैं, वर्ल्ड मैप्स को बना रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों को सही चीज़ से इंटरेक्ट कराना, कनेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर रॉन्ग पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं तो वो उनकी पूरी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट करेंगे और उसका असर होगा। चौथी चीज़ जो मैं यहाँ पर जिक्र करना चाह रहा था वो जिक्र और तस्बीह के बारे में। जिक्र और तस्बीह के बारे में देखिए वो वाक़या आप लोगों को याद होगा कि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थक कर परेशान होकर अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आई एम टायर्ड और कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि आपके अब्बू को जो है कुछ ग़ुलाम मिले हैं, आप उनसे एक ग़ुलाम अपने लिए मांग लीजिए। तो वो जाते हैं अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और के साथ थे, तो वो वापस चले आते हैं। फिर देख आते हैं तो वो किसी और के साथ थे, तो आयशा रज़ी अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। और आयशा रज़ी अल्लाह बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा ऐसा फ़ातिमा आई थी और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उनके घर पे जाते हैं और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हम सोए हुए थे और वो अली और फ़ातिमा के बीच में बैठते हैं और मोहब्बत से मोहब्बत से जो है फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला को फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ग़ुलाम से बेहतर नुस्खा दूं, ग़ुलाम से बेहतर जो है एक टूल दूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्बीह करने के लिए कहते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, ये कहते हैं। और इसको अगर हम समझना चाहें फ्रॉम न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव, देखिए एनजाइटी और फियर में जब जहन के अंदर ये चीज़ें रहते हैं तो इट ट्राइज टू वर्क वेरी फास्ट। बहुत सारी चीज़ें उस दिमाग में आते हैं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे आवाज़ें, बहुत सारी चीज़ें जहन में आते हैं। तो अगर हमें कोई तरीका मिलता है कि इसको हम स्लो डाउन करें, इसको हम यानी जो आजकल वीडियोस और ऑडियोस में आते हैं ना, वी कैन इंक्रीज द स्पीड, डबल कर सकते हैं या उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह दिमाग में अगर ये जो इम्पैक्ट हो रहे हैं और इतने सारे इमेजेस, इतने सारे थॉट्स आते हैं, वन 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 मिनट के अंदर 90,000 थॉट्स आते हैं नॉर्मली। लेकिन एनजाइटी में या स्ट्रेस में जब इंसान रहता है तो ये उससे कई गुना बढ़ जाते हैं। तो किसी तरीके से अगर हम इसको स्लो डाउन करें तो वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। तो तस्बीह करने का और जिक्र करने में ये फ़ायदा होता है कि हम, इट्स नॉट अबाउट लाइक इन वो जो मैकेनिकल जिक्र होता है, सुबहान सुबहान सुबहान, ये जिक्र की बात नहीं कर रहा हूँ। कि हम सुबहान अल्लाह जब बोलते हैं तो वी थिंक अबाउट अल्लाह ग्रेस, वी थिंक अबाउट अल्लाह यानी उसकी कुदरत के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो हम यानी सोचें एक एक नियामत अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है। और अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं तो अल्लाह के उन करिश्मों के बारे में, उन अनइमेजिनेबल और अनआस्क्ड चीज़ों के बारे में हम अगर सोचते हैं, उसकी कुदरत के बारे में सोचते हैं, तो माइंड स्टार्ट स्लोइंग डाउन। जैसे ही माइंड स्लो डाउन होता है, आपके एनजाइटी और मुख्तलिफ जो माइंड थॉट प्रोसेस, जो रेसिंग थॉट प्रोसेस होते हैं, इस सब पर कंट्रोल होता है। तो इसका टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं। बस ये समझ लीजिए कि आपके सिस्टम में दो नर्वस सिस्टम होते हैं, दो पैरेलल सिस्टम होते हैं, एक पैरासिम्पथेटिक है, एक सिंपथेटिक। तो जब आप सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह अकबर, जब इस तरह सोच सोच कर जब इस पर करते हैं तो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यानी आपके सिस्टम को कूल डाउन करने वाला जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। इनफैक्ट ये सिर्फ एनजाइटी नहीं, ट्राई कीजिए, आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करने से पहले इस प्रोसेस को यानी तस्बीह को इस तरह से करके जो है ट्राई कीजिए। आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्रीथिंग, आपकी आंख के प्यूपिल्स, आपका हार्ट रेट, ये सब जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टूल टू हैव कंट्रोल ओवर योर हैव कंट्रोल ओवर हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट प्रोसेस। और आखिरी चीज, बल्कि बी इन द कंपनी ऑफ द पीपल यू वांट टू बी। जिस तरह के लोगों के साथ आप रहेंगे, जिस तरह के, जैसे अपनी फैमिली है, अपने तहरीकी भाई बहन है,
अपने ऐसे लोग जिनके साथ आप रहने में सेफ फील करते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ आप रहने में कंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहने का एनवायरनमेंट बनाइए। यानी idea is not to seclude yourself, idea is not to stay alone, be in some sort of company of people. आजकल के सिचुएशन में वी शुड अवॉइड गोइंग इनटू क्राउडेड प्लेसेस, बट अपने घरों के अंदर हैव डिस्कशन, बैठें, एक दूसरे से मिले, गुफ्तगू करें, शेयर करें थॉट्स। दिस इज वन वे ऑफ बीइंग विद द पीपल whom you want to be with, right? दूसरा ये कि इस तरह के ग्रुप्स में आप अपने थॉट्स को शेयर करें, उनके साथ उनके थॉट्स को आप सुने, हैव डिस्कशन। और आखिरी चीज़, अगर सीवियर और क्रॉनिक केसेस हैं, यानी यू आर फाइंडिंग पैनिक अटैक्स, हर मैसेज पे जो है पैनिक अटैक्स क्रिएट हो रहा है आपको, आप ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही कंटिन्यूसली, पीटीएसडी के आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, देन यू नीड टू टेक सम प्रोफेशनल हेल्प। साइकोलॉजिस्ट से हो सकता है, एनएलपीआर से हो सकता है, कुछ और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। अजीज भाइयों और बहनों, दिस वाज माय ओवरऑल presentation on how to address, practical tips there, how to address your anxiety and fear issues. If we have time, we can go for some questions. Jazakallah wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. जज़ाकल्लाह खैर जनाब साजिद अहमद साहब। अभी क्वेश्चन आंसर्स का राउंड है, तो आप लोग से गुजारिश है, किसी के पास अगर क्वेश्चन है तो पहले हैंड रेस करिए, तो एक के बाद एक इंशाल्लाह उसको फिर अनम्यूट करेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन अभी चैट बॉक्स में है, तो वो क्वेश्चंस लेते हैं। अब्दुल इफ़ाम साहब का एक क्वेश्चन है कि हम लोग लास्ट अशरे में फोकस कैसे करें? हर वक्त मिसाइल और ड्रोन्स का खौफ रहता है। आप गाइड करें कि दूसरे बात हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उठते बैठते किस तरह इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का फ़ायदा उठाएँ इस वक़्त? जी। मेरे ख्याल से ये सवाल तो उमर फलाई साहब के लिए ज़्यादा है। उमर साहब, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। मैं अपने तौर पे तो, देखिए, इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ थेरेपिस्ट, अगर हमें किसी तरह का एक एंगेजमेंट मिलता है जहाँ पर हम अपने सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं, यानी आजकल के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से जो है थोड़ा कट ऑफ होकर स्लो डाउन करने का मौका मिलता है, इट इज़ गोइंग टू बिल्ड माई पर्सनैलिटी, इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट हैंडलिंग माई ओन इश्यूज। तो आखिरी अशरे में देखिए, एक तो हमारे पास यहाँ गल्फ में जो तरीका है, क़यामुल लैल का तरीका है, ये एक तरीका है। इसमें इसमें मैंने जो तीन चार चीज़ें बताएं वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। एक और तरीका ये है कि हम इन्हें कुरान पर तदब्बर और कुरान के एंगेजमेंट सेशंस वगैरह रखें, उस पर गौर फिक्र करें। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अ, देखिए, मिसाइल्स और ये ड्रोन, ये जैसे उमर साहब ने अपनी गुफ्तगू में भी कहा है कि दिस इज़ अ रियलिटी। और यहाँ पर इस अनसर्टनिटी को जो है, अगर हम अपने अपने दिमाग में हावी कर लेते हैं, तो इवन विदाउट एनी सिनेरियोस वी विल बी, यानी हम परेशान होते रहेंगे, हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो इस बात को अगर हम इस तरह देखें कि अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर को बना कर रखा, यानी इट इज़ सेट, इट इज़ सेट, एंड जो होना है वो होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी में, यानी इस वक्त जो मैं कर सकता हूँ अल्लाह ताला से करीब करने के लिए, अपने आप को अल्लाह ताला से करीब करने के लिए, अ, उस पर मैं फोकस करूँ। दिस इज़ वन थॉट प्रोसेस। तो यानी you we cannot escape our fate. This is what has to be very clearly understood. But at the same time, we should not think that our fate is this is only the fate we are going to have. ये हमें पता नहीं है, अल्लाह ताला जानता है और हम उसके ताबे हैं। राइट। तो अगर उमर साहब कुछ और इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड करें। एक और सवाल यहाँ पर अभी चैट बॉक्स में हम देख रहे हैं, क्या है? हाउ कैन वी इंक्रीज अवर अटेंशन ड्यूरिंग कुरान स्टडी सर्कल्स, कुरान स्टडी?
इज इट रिगार्डिंग दिस प्रेजेंट सिनेरियो आप पूछ रहे हैं, या जनरली कुरान में फोकस और इसके बारे में पूछ रहे हैं आप? जनरली देखिए, जनरली भी और आज के सिनेरियो में भी एक चीज़ तो ये कि आपका मकसद, पर्पस, आप कुरान स्टडी सर्कल या कुरान स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस डिफाइन करेगा आपके पूरे प्रोसेस को, बोथ फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। तो पर्पस आप डिफाइन करें कि आपका पर्पस क्या है, पहली चीज। दूसरा ये कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। पर्पस के बाद आपकी जिम्मेदारी, एंड दे आर रिलेटेड। जिम्मेदारी क्या है, उस जिम्मेदारी के लिए कुरान से क्या आपको पैगाम मिलता है, कुरान से क्या गाइडेंस मिलता है। नहीं, इट्स लाइक आप फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चों की तरबियत करना चाह रहे हैं एज अ पेरेंट। ओके, तो पहली चीज़ ये होगा कि आपका पर्पस क्या है, आप बच्चों की तरबियत करना चाह रहे हैं। फिर ये कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप एज अ फादर या मदर या ब्रदर या सिस्टर, यानी आप अपने सिबलिंग्स, अपने बच्चों की तरबियत करना चाह रहे हैं। तो how will you develop your skills? You might go to experts, you might go to people who know about it. बिल्कुल इसी तरह कुरान इज द बेस्ट गाइड वी हैव। तो उस पर्पस के लिए आपकी जिम्मेदारी के लिए क्या गाइडेंस होता है, ये आप सोचिए। तो इस पर और भी बातें हो सकते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस। ये क्या है, डिप्रेशन या एंजाइटी में राइटिंग को भी एनकरेज किया जाता है। एब्सोल्युटली यस, वेरी गुड पॉइंट। राइटिंग इज यानी बेसिकली जर्नलिंग। आप अपने हालात को, अपने सिचुएशंस को, अपने थॉट प्रोसेस को, अगर इफ यू पेन इट डाउन, it gives you a strength to your nervous system starts building roads with it, building connections with it। और आपको उस यानी इसको हम एनएलपी के लैंग्वेज में इस तरह कहते हैं कि देखिए, कोई नए जगह पर अगर आप जाते हैं, बिल्कुल नए प्लेस पर, एक फियर रहता है, एक डर रहता है, करेक्ट। और बिकॉज अनसर्टनिटी है वहाँ पर। लेकिन उसी जगह पर आप बार बार जाएंगे, फर्स्ट टाइम जाएंगे, सेकंड टाइम जाएंगे, थर्ड टाइम जाएंगे, तो वो फियर एलिमेंट कम होता जाता है। बिल्कुल यही पैटर्न, बिकॉज यू गेट यूज टू दैट एनवायरनमेंट। बिल्कुल यही सिनेरियो होता है जब आप लिखते हैं। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट समथिंग, अपना डायरी मेंटेन कर रहे हैं, या अपने यानी आपने क्या क्या काम किए हैं, क्या काम आपको करना है, ये आप डायरी मेंटेन करते हैं, तो यू आर एक्चुअली envisioning दैट एनवायरनमेंट, और उसके लिए आप अपने आप को वहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग यूज टू दैट सिनेरियोस। तो ये हम बहुत इसको यूटिलाइज करते हैं। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। यू शुड पीपल हु हैव हैबिट्स ऑफ राइटिंग या यू नो journaling, then it's a good habit. It will definitely help us to take care of depression, anxiety. In fact, हम अपने clients को कहते भी हैं कि वो लिखें अपने बारे में। जी। अबू अहमद साहब। आप अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आवाज़ आ रहमतुल्लाह। रही है। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात रखी और बहुत पावरफुल चीज़ें हमको सुनने में मिली और बहुत हौसला भी मिला। मैं ये सोच रहा था कि जो आपकी बातें रही हैं ज़्यादातर जो है एज अ पेरेंट्स, एज अ एल्डर्स, हम लोगों को बहुत फ़ायदेमंद रही है। और आपने थोड़े से टिप्स बताते बताते रह गए फॉर द चिल्ड्रंस, तो हाउ टू काम डाउन चिल्ड्रन इन सच सिचुएशंस, अगर आप पे थोड़ी सी रोशनी डालें। जज़ाकल्लाह खैर। जी। एक्चुअली चिल्ड्रंस का पूरा, यानी जैसे मैंने बताया कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट विच गेट्स इम्पैक्टेड एंड अफेक्टेड। तो इसके लिए जो है हमने अपने सर्कल्स में और जनरली भी नॉन मुस्लिम्स के साथ भी जो है बच्चों के लिए कुछ चीज़ें हमने उनके लिए वर्कआउट किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, देखिए, बच्चों में भी और हमारा बड़ों में भी, जब इमोशंस हाई रहता है, लॉजिक काम नहीं करता। देखिए, ये पॉइंट आप समझ लीजिए। ये एप्लीकेबल होगा हर सिनेरियो में।
आज के सिनेरियो में, इस वॉरलाइक सिनेरियो में भी, और आम जिंदगी में जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखिए। व्हेन इमोशंस आर हाई, लॉजिक डज नॉट वर्क, बिकॉज ये दोनों ब्रेन के, दिमाग के दो अलग हिस्सों में एक्टिवेट रहते हैं। ब्रेन का जो राइट साइड है, इट इज मोर कनेक्टेड विद योर इमोशंस, विद योर यू नो मीनिंग। और ब्रेन का जो लेफ्ट साइड है, इट इज मोर कनेक्टेड विद बहुत लाइक it's connected with language, it's connected with procedures, it's connected with steps, it's connected with logic, right? तो दोनों अलग, ब्रेन की दो अलग एरियाज में फंक्शन करते हैं। और जब राइट साइड एक्टिवेटेड रहता है, यानी इमोशंस, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप उसको जो है हिकमत की बातें समझा रहे हैं, लॉजिक की बातें समझा रहे हैं, इट डजंट वर्क देयर, बिकॉज इमोशंस ओवरराइड करते हैं, लॉजिक को ओवरराइड करता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे अच्छे और बुरे दोनों काम इमोशंस में किया जाता है। इमोशंस जब हाई रहते हैं तो वो काम करते हैं, लॉजिकली अगर उस पर सोचें तो इंसान पीछे हट जाएगा। तो इसीलिए बच्चों के, सबसे पहले तो बच्चों के अंदर ये जो इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ भाई, यस, वी आर फेसिंग fear, we are facing some kind of irritability, we are facing some kind of anxiety। और ये देन इसको एक्नॉलेज करने के साथ ही जो है वो कूल डाउन होना शुरू होता है, इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, इट स्टार्ट्स इट गेट्स एक्सेप्टेंस, सो इट स्टार्ट्स बिकमिंग नॉर्मलाइज, इट स्टार्ट्स नॉर्मलाइजिंग। तो जैसे ये होगा, फिर आप अपने लॉजिक की बातें, हिकमत की बातें, थिंक एंड थॉट प्रोसेस, ये जो भी है आप उनको फीड कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ एक्नॉलेज करें कि है। और जैसे हमने आज की डिस्कशन में भी किया कि ये चीज़ें सबके अंदर होता है, प्रॉफिट्स के अंदर भी होता है, बड़ों के अंदर भी होता है, मेरे अंदर होता है, आपके अम्मी के अंदर होता है, अब्बू के अंदर होता है, सबके अंदर होता है। तो देन अगेन नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे हम जितना उस इमोशनल सिचुएशन को नॉर्मलाइज करेंगे, people will become children will become ready to accept your logical things, लॉजिकल बातों को समझने के लिए तैयार होंगे। तो एक तो ये है कि बच्चों को एक्नॉलेज करें, और इन रियलिटी से जो है फेस करने के लिए उनको तरीका बताएं। देखिए, इंसान का जहन जब इज नॉट श्योर कि क्या करना चाहिए, देन इट अडॉप्ट्स इट्स ओन कूपिंग मैकेनिज्म, और वो गलत चीज़ें भी हो सकती, बिकॉज कूपिंग मैकेनिज्म अपने पॉइंट ऑफ, यानी दिमाग के या कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के परस्पेक्टिव से हो सकता है कि दिस इज हाउ आई कैन गेट रिड ऑफ इट, लेकिन हम फिजिकली इट माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन। तो आप जैसे ही उनको नॉर्मलाइज करना शुरू करेंगे और उसको एक्सपोज कराएंगे वैरायटी ऑफ सिनेरियोस में, तो बच्चों के अंदर एक सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस बनना शुरू होता है, बिल्डअप होना शुरू होता है, बिकॉज नाउ दे हैव ऑप्शंस, राइट। तो ये दूसरी चीज में, या तीसरी चीज ये बताऊंगा कि बच्चों को ऑप्शंस सिखाएं। देखिए, ये सिर्फ इस सिनेरियो में नहीं, जनरली भी ये एप्लीकेबल होता है कि देखिए, अगर बच्चा जो है लेट्स से कि झूठ बोलता है या फिर चोरी करता है, स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी का पेंसिल उठा लिए, किसी का रबर उठा लिए, या घर में जो है ना विदाउट रीजन झूठ बोलते हैं। अरे ये सब कूपिंग मैकेनिज्म्स है, बिकॉज दे डोंट नो अदर ऑप्शंस, राइट। तो इसी तरह जब बच्चों को आप ऑप्शन सिखाएंगे कि ऐसे सिनेरियो में आप चीज़ें लेंगे, तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वो चीज़ वो पसंद आती है, तो वो आप अपने अब्बू से बोलें, भैया से बोलें, अपने अम्मी से बोलें, यानी गिव देम ऑप्शंस कि क्या करना चाहिए, इस तरह के डर के एनवायरनमेंट में क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरे ख्याल से बच्चों को और बड़ों को कैसे एड्रेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस जो है दिखाए गए हैं, सिखाए गए हैं। तो ये ऑप्शंस बच्चों को सिखाएं, और स्टोरीज सुनाएं बच्चों को, जो है वाक़यात सुनाएं, किस तरह के, इसमें किस तरह जो है साहबा ने, साहबा के बाद के दौर में किस तरह से इस तरह के, यानी अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियोस में, अनक्लियर सिनेरियोस में किस तरह से बच्चा जो है उन्होंने इंटरेक्ट किया, वॉर लाइक सिनेरियोस में वो लोग कैसे इंटरेक्ट किए। तो ये सब चीज़ें, ये जो वाक़यात होते हैं, स्टोरीज होते हैं, दीज बिल्ड आवर मेंटल
कैपेसिटीज, हमारे अंदर रेजिलियंस को बिल्ड करते हैं, हमारे अंदर सिचुएशंस को एड्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को बिल्ड करते हैं। ये चीज़ें दिस आज के एनवायरनमेंट में हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ नीड। बिकॉज हम नहीं करेंगे, बच्चे भी अगर सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेंगे तो सिचुएशंस विल गो आउट ऑफ हैंड। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक कंसिडरिंग द टाइम एंड स्पेस वी हैव, कुछ बातें मैंने रखा। और अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो उस पर कुछ स्पेसिफिक जवाब दे सकते हैं। राइट, ये क्या है, जब रमज़ान शुरू हुआ तो इबादत में ध्यान लग रहा था और दिल का हाल अलग था। जैसे जंग शुरू हुई तो जहन का मामला अलग हुआ। और ओके, तो देखिए, ये मैंने अपनी गुफ्तगू में भी एड्रेस किया कि जिस तरह के माहौल में हम रहेंगे, जिस तरह के न्यूज़, जिस तरह के गुफ्तगू हम बार 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 सुनते रहेंगे, उसका इम्पैक्ट होगा। तो वी नीड टू चेंज दैट न्यूज़। हम उसी यानी रादर देन गोइंग एंड गेटिंग ग्लू टू द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इससे कनेक्टेड रहने के बजाय आई थिंक अगर न्यूज़ से हमें कनेक्ट करना है तो कुछ नोन सोर्सेस और कुछ ऑथेंटिक चैनल्स को हम जाएं, और न्यूज़ सुने। अवॉइड करें सोशल मीडिया के हजारों पोस्ट से, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। और दूसरा, जो उमर फलाही साहब ने भी गुफ्तगू में कहा और मैंने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि वी नीड टू हमारे ज़िंदगी का पर्पस क्या है। इस पर्पस को अगर हम जितना क्लैरिटी के साथ समझेंगे, उतना ही ये चीज़ें जो है हमारे लिए, बिलीव मी, इट बिकम्स यू नो इसको समझाने का एक दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि उन लोगों के बारे में सोचें जो इन सिनेरियोस में फेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। साहबा की ज़िंदगी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जहाँ फेस कर रहे हैं, डायरेक्ट फेस, हम तो फेस नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके इम्पैक्ट और वी आर इन अ पेरिफेरल्स। और हम जितना फेस कर रहे हैं उसके कई गुना ज़्यादा बाज़ लोग फेस कर रहे हैं। दुनिया भर में इसके एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं। तो वहाँ वो लोग कैसे फेस कर रहे हैं, इसको साइकोलॉजी में जो है इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। यानी हम अपने कोई चीज़ नया रहा तो उसका उसका इम्पैक्ट अलग रहता है, बट व्हेन वी गेट यूज टू इट उसका इम्पैक्ट अलग हो जाता है। तो अगर इफ़ यू फील कि आपके जहन एनजाइटी की वजह से जो है जहन आपका भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, यू आर डाइवर्ट, आपके थॉट्स, यानी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो जिक्र करें। नमाज, आप नमाज से पहले जिक्र करना शुरू करें, तस्बीह करें, और धीरे से स्लोली, ताकि आपका माइंड जो है स्लो डाउन हो जाए। एंड देन दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर नमाज, आपके हर हर एक्टिविटी पे इसका इम्पैक्ट होगा। ट्राई कीजिए उसको और मुझे फीडबैक भी दीजिए। जिक्र जो है, इट इज़ नॉट जस्ट मैकेनिकल एक्शन, इट्स इट्स टोटल आपके स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल सिस्टम्स को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए और स्ट्रेट यानी रीसेट करने के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग जरिया है। जजाकल्लाह, आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड आवर टाइम। तो अगर कोई सवाल नहीं, कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है तो हम वाइंड अप कर लेंगे। जी उसैब साहब। जी, अगर कोई सवाल है तो हैंड रेस करिए, नहीं तो फिर हम ये सेशन को इधर होल्ड करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है व्हाट्सएप में, चैट में, कि आई हैव वन सिनेरियो, इफ वी आर गेटिंग फेल्यूर्स एंड सेटबैक continuously back to back despite trying to make positiveness in ourselves, but still if it is not working, then how to deal with a particular situation? जी सही सब, आप म्यूट है शायद।
जी, देखिए, जी पहली चीज तो ये एजम्पशन करना कि फेलियर्स, ये आप चेंज कीजिए। बिकॉज ये फेलियर्स नहीं है, ये फीडबैक है। ये फीडबैक है कि आप जो स्ट्रैटेजी इख्तियार कर रहे हैं, आप जो पाथ इख्तियार कर रहे हैं, आपने जो मेहनत किया है, इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। दिस इज़ द फर्स्ट फीडबैक यू आर गेटिंग फ्रॉम वॉट यू आर कॉलिंग एज फेलियर्स। इट इज़ एक्चुअली फीडबैक कि आपको कुछ चीज़ें चेंज करना है। आह, देखिए, इसमें अगेन, इस फीडबैक को आप पॉजिटिवली अगर लेना है, तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वी ऑल आर वनरेबल। हमारे अंदर काम खामियां हो सकते हैं, कमजोरियां हो सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज्ड। तो इस प्रिंसिपल को हम अपने अंदर पहले क्लियर रखें, बिकॉज बाज लोग फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बल्कि फेलियर से डरते हैं। और उस वजह से वो इतना ज़्यादा एग्जॉशंस में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को ओवर वर्क करते हैं, बर्नआउट में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट एक्सेप्ट फेलियर्स। फेलियर्स आर एक्चुअली फीडबैक्स, और फेलियर्स आपको और बेहतर कैसे होना वो आपको सिखाता है। वन। तो जी, कोई बोलना चाह रहे थे? तो नहीं नहीं पहली सर। चीज़, जी, पहली चीज़ तो ये कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें कि वी ऑल आर prone टू मेक मिस्टेक्स। फिर दूसरा, जब ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तब आपका जो है प्रोसेस ओपन हो जाता है। और ये देखिए, ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी ये जो है एक वैलिड पाथ है कि सबसे पहले हम अपने कमजोरी को, स- अपने वीकनेस को एक्सेप्ट करें। फिर जब हम वीकनेस को एक्सेप्ट करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हमें हिदायत दें, हमें सही रास्ता दिखाएं, देन आवर हार्ट, हमारा कल्ब जो है नर्म होता है, और नर्म कल्ब ही हिदायत के लिए और रहनुमाई के लिए ओपन अप होता है। तो बिल्कुल वर्ल्डली और सेक्युलर वर्ल्ड में भी जो है यही प्रिंसिपल, व्हेन वी एक्सेप्ट दैट वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, वी आर प्रोन टू मेक इनकरेक्ट डिसीजंस, देन हम फिर सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर आप अपने आप को एवेलुएट कीजिए कि आपके इश्यूज क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या है। आप यानी मेंटली आप तैयार हो गए चेंज के लिए, फिर आप फिजिकली आप अपने आप को, चाहे एजुकेशन हो या बाज़ वक्त अलाइनमेंट, यानी आप एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर चीज़ों को समझें, डिपेंड्स। लेकिन जब तक मुझे आपका पर्टिकुलर सिनेरियो समझ में नहीं आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू वेरी स्पेसिफिक गाइडेंस। जनरली मैं बता रहा हूँ कि अपना माइंडसेट, यानी पहली चीज़ अपने दिमाग के अंदर उसको हम एक्सेप्ट करें, तैयार करें, उसके बाद हम फिजिकली जो है चेंज के लिए अपने मुताले को, अपने स्टडी को, अपने स्किल्स को जो है एनहांस कर सकते हैं।